नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज के सेशन की पहले क्विकली बात करें तो आज मार्केट में दबाव देखने को मिला, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी भी मार्केट में रही, जिसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में क्लोज हुए। लेकिन बैंक निफ्टी में 66 अंकों की कमजोरी आज के सेशन में दिखी। मिड कैप इंडेक्स भी तकरीबन 150 अंक टूटा। आज हमने चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखा, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के फार्मा शेयर जोरदार मोमेंटम में थे। एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे, लेकिन रियल्टी, कैपिटल गुड्स और पावर शेयरों में आज दबाव देखने को मिला। टीसीएस, एचयूएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों ने निफ्टी को सपोर्ट किया, जिसकी बदौलत निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ। वहीं अगर आप आज के संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही ठंडे आंकड़े रहे। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई लगभग 7 करोड़ के आसपास की, और डीआईज ने भी बिकवाली की है। वो लगातार इनफैक्ट मुनाफा समेट भी रहे हैं डीआईज, और आज के सेशन में लगभग 816 करोड़ की बिकवाली डीआईज की ओर से हुई है। हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आस्था, गुड इवनिंग। पहले तो एक क्विक आउटलुक आपका मार्केट्स पर। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन डेटा देखकर, वॉल्यूम्स देखकर, चार्ट देखकर क्या इंडिकेशन मिल रही है निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर? गुड इवनिंग दीपाली। सबसे पहले अगर निफ्टी की यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से 31 अगस्त को एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था, उसके बाद जो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग अभी तक नहीं लगते हैं। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स थोड़े से अभी यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ संकेत कर रहे हैं। आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो सेकेंड हाफ में एक तरह से जो हमने रिकवरी देखी थी उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट्स यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेट होंगे। जो रेंज निफ्टी की देखने को मिल सकती है वो 11,150 से लेके ऊपर में 11,400 450 तक रह सकती है, और मार्केट हमें आगे जाते हुए इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आए। ठीक है, तो कंसोलिडेशन थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है, ये इंडेक्स पर आउटलुक है। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि इस समय बाजार में खरीदारी के मौके कहां हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। तो इसी पर अब करेंगे फोकस और शुरुआत करेंगे सवाल जवाब की। ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ फेसबुक ट्विटर के साथ जुड़ते हैं, तो ये शो लाइव है तो आप वहां भी अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ अभिषेक हैं कोलकाता से। अभिषेक जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैम, आई हैव शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1,000 shares at the rate of 60.50. Okay. So should I sell or hold it? ठीक है, I can hold it for 3 to 4 months. पूछ लेते हैं 3 to 4 months। हालांकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काफी खबरों में रहा भी है, डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है। जो इस क्वार्टर के अर्निंग्स आए थे वो भी बेहद स्ट्रांग रहे थे अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो, और इसके अलावा भी काफी न्यूज फ्लो रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर। कोची, थुतिकोरिन में भी इनकी जो लिंकिंग सर्विस है वो ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक फंडामेंटल्स इन प्लेस हैं। लेकिन कीपिंग इन माइंड का आपका व्यू 3 to 4 months का है, क्या करना चाहिए ये आस्था से जान लेते हैं। आस्था बताइए, इनके भाव से थोड़ा नीचे है ये स्टॉक, क्या सजेशन होगा? जी बिल्कुल दीपाली, अगर देखा जाए तो मैं इन्हें सलाह दूंगी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में अभी थोड़ी सी वीकनेस है, बट स्टिल 52 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक जाना चाहिए, तो 52 को ही स्टॉप लॉस बना के पोजीशंस को कंटिन्यू करें। ऊपर में जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 62 से लेके 64 तक के लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की राय रहेगी। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप फिलहाल। और जो आस्था व्यू अभी दे रही हैं वो एक इमीडिएट बेसिस पे व्यू दे रही हैं, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। अगले कॉलर वरुण है हमारे साथ गाजियाबाद से। वरुण बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग दीपाली जी, मैं वरुण बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से। मेरे पास 200 शेयर्स है विशाल फैब्रिक्स के, उसके बारे में मुझे जानना था। मेरी 260 की बाइंग है। और आपका खरीदारी का भाव 260? ठीक है। इनफैक्ट विशाल फैब्रिक्स की बात करें तो टेक्सटाइल क्षेत्र की ये कम 262 की, ठीक है, तो तब भी 16 रुपए के आसपास का मुनाफा इनको हो रहा है हर शेयर पर। और टेक्सटाइल स्पेस में काफी कुछ एक्शन वापस लौटता हुआ दिखा भी। और अगर विशाल फैब्रिक्स की स्पेशली बात करें तो कोविड का इम्पैक्ट जरूर हुआ था, लेकिन अब कंपनी काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। काफी इनके एक्सपेंशन प्लान्स है, नई ज्योग्राफीज में स्ट्रैटेजिक टाइप्स भी कंपनी कर रही है, और डेनिम मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली कंपनी डील करती है। क्लाइंटेल भी कंपनी का काफी अट्रैक्टिव है, जिसमें H&M, ली, ज़ारा जैसे नाम शामिल हैं। स्टॉक हमने देखा भी है आस्था। टेक्निकली आप बताइए क्या व्यू रखती हैं कि मार्केट की टर्बुलेंस में भी ये फर्म रहा है, रेंज में रहा है, लेकिन बहुत गिरावट स्टॉक में आई नहीं। और अभी आप देखिए आज भी ये स्टॉक 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ, और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी डिसेंट रहा है अगर आप एवरेज वॉल्यूम्स के हिसाब से कंपेयर करें। तो क्या सजेशन होगा, क्या राय है आपकी? बेसिकली दीपाली, अगर टेक्निकल चार्ट्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो चार्ट्स पे स्ट्रक्चर बन रहा है लगभग
2 महीनों से एक ये रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जो रेंज बनी हुई है वो 230 से 290 के बीच में है। जब तक ये ऊपर में 290 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोज नहीं देता है, ये मैं वीकली चार्ट्स को देख के बोल रही हूँ, तो एक हफ्ते भर में अगर 290 तक के ऊपर का अगर क्लोज रहता है तो मेरे हिसाब से अपसाइड में स्टॉक हमें 300-310 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर डाउनसाइड की बात करें तो 230 के नीचे अगर इसने लगातार 4-5 दिनों का क्लोज दिया तो हमें वहां पे 220-210 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की राय लगेगी, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 240 का रखना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आस्था की स्ट्रैटेजी क्लियर है कि 290 टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसको पार करेगा, सस्टेनेबल क्लोज देगा वीकली बेसिस पे, तो जो इमीडिएट मूव आएगा वो 305-310 का आएगा और उसके बियॉन्ड अगर चला तो और भी तेजी बन सकती है। तो विशाल फैब्रिक्स अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं। 290 के लेवल को वॉच करें, वो पार होगा तो मजबूती और बन सकती है स्टॉक में। फेसबुक के जरिए भी ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। मनन चंदोक ने एक सवाल भेजा है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से इनका व्यू है। बीईएमएल पर आस्था ये राय लेना चाहते हैं। 100 स्टॉक्स इनके पास 648 का परचेजिंग प्राइस है और हेवल्स में 230 का प्राइस है। तो बीईएमएल तो एक अच्छा स्टॉक है, डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है और जैसे ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स डिफेंस में दिख रहे हैं, क्या इनको होल्ड कर लेना चाहिए आस्था? जी बिल्कुल, बीईएमएल की बात करें दीपाली, तो काफी टाइम से बढ़िया कंसोलिडेशन ये चार्ट्स पे दिखा रहा है और अगर ये कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में हमें यहाँ पे आगे जाते हुए 750 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन डाउन साइड की अगर हम बात करें तो जिन्होंने भी ये स्टॉक लिया हुआ है, सलाह रहेगी कि एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें और स्टॉप लॉस यहाँ पे रह सकता है 530 का। तो बिल्कुल बीईएमएल को होल्ड करें और 530 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो और साथ ही हेवल्स पर क्या व्यू रहेगा? यहाँ पर 230 का परचेसिंग प्राइस है इनका। हेवल्स की अगर हम बात करें तो दीपाली वापस से परचेजिंग प्राइस में जाना चाहती हूँ, 230 आपने बोला है। जो डिटेल्स इन्होंने शेयर किए हैं उसके हिसाब से तो आस्था 230 ही है, लेकिन आप ओवरऑल चार्ट्स पर बता दीजिए, अगर ये भी मान के चले कि बाइंग प्राइस में कोई एरर हो तो अभी लग कैसा रहा है ये शेयर? जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो 29 मार्च के आसपास का जो लो बना था 450 का था, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर जो इन्होंने प्राइस बोली है वो काफी पहले की बाइंग है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो पोजीशंस हैं काफी अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है। तो कुछ तो मुनाफा जरूर यहाँ पे वसूल करें, क्योंकि बहुत बढ़िया मुनाफे में ये बैठे हुए हैं, तो एनकैश करना चाहिए। 50% पोजिशंस में मैं कहूंगी कि मुनाफा वसूल करें। 50% को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस उसमें जो रहेगा वो तकरीबन रह सकता है 600 के आसपास और 600 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी 50% पोजीशन को कंटिन्यू करें। आने वाले दिनों में हो सकता है हमें 700 तक के भी स्तर यहाँ पे देखने को मिले, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 50% जरूर मुनाफा बुक करें अगर काफी ज्यादा जो कॉस्ट प्राइस इन्होंने बताई है अगर इतना नीचे खरीदा है तो। ठीक है, तो राजेंद्र है हमारे साथ अब फोन लाइन पर थाने से। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। I have 50 shares of KC International at the rate of 225. What should I do? Should I buy or sell? And another question is, I have Vedanta also at the rate of 200. What will be the opinion in view of the delisting? ठीक है, पूछ लेते हैं दोनों स्टॉक्स पे। हालांकि केसी इंटरनेशनल में आपका सवाल ये होना चाहिए कि होल्ड करें या प्रॉफिट्स बुक करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी 100 रुपए से ज्यादा का मुनाफा हर शेयर पर हो रहा है। तो आस्था बताइए, पहले तो इनको सजेशन दीजिए केसी इंटरनेशनल पर जहां पर 225 का बाइंग प्राइस है और वेदांता में 200 का इनका बाइंग 127 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डीलिस्टिंग पर्सपेक्टिव से प्रिसाइसली जानना चाहते हैं कि क्या करें? सबसे पहले केसी इंटरनेशनल की बात करें तो दीपाली लगातार 310, 312 से लेके 340 के बीच में एक ये साइडवेज ट्रेंड में ये स्टॉक अभी है और मेरे हिसाब से काफी बढ़िया लेवल पे इन्होंने बाइंग की है, बधाई देना चाहूंगी। तो चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, लाइक 1/4 ऑफ द पोजीशन में बिल्कुल अपना प्रॉफिट बुक करें और जो 3/4 ऑफ पोजीशन है उनको आगे कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 305 का रहेगा। लक्ष्य रहेगा 350, 355 के आसपास। अगर हम वेदांता की यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल स्टॉक अभी यहाँ पे जबरदस्त कंसोलिडेशन के मूड में चल रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक में यहाँ पे जो पोजीशंस हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए 110 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें पॉसिबल टारगेट हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, वो 135 से लेके 140 तक के लेवल्स हो सकते हैं।
ठीक है। निधि शाह ने एक सवाल भेजा है, रामको सिस्टम्स पर 100 शेयर्स है इनके पास 242 के प्राइस पर, हेक्सावेयर 407 के प्राइस पर। तो बताइए आस्था, रामको सिस्टम 242, हेक्सावेयर 407। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हेक्सावेयर की बात करें तो 407 के आसपास की इनकी बाइंग है, होल्ड करने की सलाह दूंगी। जिस तरह से यहाँ पे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बढ़िया तेजी हमने देखी है, इनफैक्ट 2 आईपीओ जो यहाँ पे, एक तो ऑलरेडी खुल गया है, दूसरा लाइनअप है 9 तारीख से जो खुलेगा, उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी हलचल हुई है। हेक्सावेयर को यहाँ पे बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लेकिन रखना जरूरी है। स्टॉप लॉस रहेगा 380 का, टारगेट रहेगा 440 का। बेसिकली 380 से 440 के बीच में ही ये स्टॉक अभी एक रेंज में अटका हुआ है और ये लगातार 1 महीने से इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 380 के नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। तो स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 440 का यहाँ पे मेंटेन करते हुए होल्ड करें। ठीक है, अगले कॉलर है हमारे साथ ऋषभ फरीदाबाद से। ऋषभ बताइए क्या सवाल है आपका। ऋषभ सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। फ्यूचर रिटेल पर इनका सवाल है 140 के प्राइस पर। हाँ जी जी बोलिए ऋषभ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं 140 के फ्यूचर रिटेल के, और मैडम अब ये 106 हो गया है, तो उसमें क्या हमें सलाह दी जाती है, सोल्ड करना चाहिए या होल्ड? हाँ जी, हाँ जी मैडम, मेरे पास 10,000 शेयर हैं 140 के फ्यूचर रिटेल के। आस्था क्या सजेशन होगा फ्यूचर रिटेल पर? इनफैक्ट जैसे लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स का व्यू तो यही है कि जैसे ही मौका मिले एग्जिट कर लें इस स्टॉक से। जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन पिछले 4-5 दिनों के दौरान तमाम एक्सपर्ट्स के साथ हुआ है, आपकी राय क्या रहेगी फ्यूचर रिटेल पर? जी बिल्कुल, क्योंकि चार्ट्स में भी अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं वो लगातार वीकनेस है। जिस तरह से लास्ट कंटिन्यूअस 2 सेशन में यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है, तो स्टॉक्स की हालत तो यहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन स्टिल क्योंकि ये इतनी वीकनेस ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पेशेंस रखें। 85 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर रिस्क ले सकते हैं तो 85 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करें और कॉस्ट प्राइस का इंतजार करें। लेकिन अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं, लंबा नहीं रुक सकते, तो मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगी। दूसरी तरफ ये चाहें तो दूसरे स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें कि हमको यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आता है एलेम्बिक फार्मा, इप्का लैब, एम्फेसिस लिमिटेड। तो इनमें कहीं पे भी पोजीशन बनाई है, जो भी नुकसान फ्यूचर रिटेल में निकलने से होगा उनकी भरपाई ये स्टॉक्स करते हुए नजर आएंगे। समय अवधि रह सकती है 3 से 4 महीने। ठीक है, जावेद ने एक सवाल भेजा है 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से, पीएनजी पर ये राय लेना चाहते हैं। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन, इस पर अपना व्यू बताइए आस्था, क्या रहेगा? बेसिकली प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से इस स्पेस में अभी थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं उनका काफी ज्यादा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो उसी के चलते मैं अभी होल्ड करने की सलाह दूंगी। लेकिन स्टॉक में थोड़ी सी यहाँ पे जो समय सीमा है इनको बढ़ानी पड़ेगी, लगभग यहाँ पे 3 से 4 महीने के पर्सपेक्टिव से होल्ड करें। ठीक है, एफबी के जरिए हंसराज शर्मा ने एक सवाल भेजा है, कोल इंडिया पर इनका सवाल है 800 शेयर्स हैं, 138 इनका परचेजिंग प्राइस है। बताइए आस्था क्या करें? कोल इंडिया की अगर हम यहाँ बात करें तो 125 इनका परचेजिंग प्राइस है। मेरे हिसाब से कोल इंडिया में जो स्ट्रक्चर यहाँ पे चार्ट पे बना हुआ है वो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूती तो नहीं दिखाता। इनफैक्ट अभी तो ये अपनी प्राइस से ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि 131 का आज का क्लोज था। तो अगर ये थोड़ा यहाँ पे सेफ प्ले करना चाहते हैं तो कुछ तो प्रॉफिट जरूर बुक करें, और बाकी रिमेनिंग पोजीशन को कोल इंडिया में होल्ड करने की सलाह दूंगी 120 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं उसमें भी टारगेट 140-145 का रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा ट्विटर के जरिए एक सवाल आया है, और ये सवाल भेजा है गोल्डी दत्ता ने। एस्कॉर्ट्स के 35 शेयर्स इनके पास, और जिनका खरीदारी का भाव है वो 1151 है। तो बताइए आस्था, होल्ड करें या फिर एग्जिट? बेसिकली मैं यहाँ पे एस्कॉर्ट्स को तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगी। ऑल्दो अगर हम देखें तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में बहुत यहाँ पे कुछ बढ़िया तेजी नहीं देखने को मिली, इनफैक्ट स्टॉक ने गिरावट ही दिखाई है। बट स्टिल मेरा ये मानना है जब तक 1070 के नीचे ये स्टॉक यहाँ पे क्लोज नहीं दे देता है, बंद नहीं कर
रहता तब तक थोड़ा सा अभी घबराने की बात तो नहीं लगती है, और इसी वजह से 1070 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इनको सलाह दूंगी कि अपनी पोजीशंस पे बने रहें। आगे चलते हुए वापस से 1200-1230 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है 1230 के टारगेट्स के लिए। पंकज भंडारी ने एक सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए। 4000 वोडाफोन के शेयर्स हैं इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 13 रुपए का, और क्या सजेशन आप इन्हें देंगे? 12 रुपए 30 पैसे पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है, क्या करें? बेसिकली वोडाफोन आइडिया की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे जो स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है लास्ट वीक में, तो वापस से स्टॉक यहाँ पे एक रेंज बाउंड टेरिटरी में जा चुका है, और रेंज बन गई है 8 रुपए से लेके 13 रुपए। तो मेरे हिसाब से 13.5 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोज दिया तो वापस से हमें 15 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन अगर 13.5 के ऊपर क्लोज दिया सस्टेनेबल बेसिस पे तो मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं तकरीबन 8 से 9 रुपए का। ठीक है, महेश हमारे साथ फोन लाइन पर मेहसाना गुजरात से। महेश जी नमस्कार, पूछे सवाल अपना। मैडम मैंने यूबीएल के वो 20 शेयर खरीदे हुए है 1084 में, तो अब रखिया क्या निकाल दे? हेलो, ठीक है, पूछ लेते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज पर आज तक क्या सजेशन होगा? 1184 की बाइंग है, नुकसान में है ये थोड़ा। बेसिकली दीपाली अगर चार्ट्स की बात करें तो काफी टाइम पहले कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था। इनफैक्ट ये जो मैं बात कर रही हूँ ये लास्ट वीक की बात कर रही हूँ, और ये जो ब्रेकआउट आया था ये बहुत बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट दिखाया था। इसमें स्टॉक में 1166 के आसपास का हाई बना था। तो अब जो एक स्टॉक की रेंज बन गई है वो 990 से 1170 के बीच में बन गई है। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन यूबीएल में जो स्टॉप लॉस में देना चाहूंगी वो तकरीबन यहाँ पे 1000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। इसमें जो टारगेट देखा जा सकता है वो 1200 से लेके 1240 का रह सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल जो ट्विटर और फेसबुक पर हमें लगातार मिल रही हैं। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आस्था जन बनी हुई है सवालों के जवाब देने के लिए, और अंशु हैं हमारे साथ पंचकुला हरियाणा से बातचीत करने के लिए। अंशु जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम मेरे पास फेडरल बैंक के 63 रुपीज में 1000 शेयर्स है, एंड बैंक ऑफ इंडिया के 53 में 1500 शेयर्स हैं। तो आई वांट व्हाट शुड आई डू विद देम, बिकॉज वी आर फेसिंग सम लॉसेस इन दोस। आस्था, फेडरल बैंक 63, बैंक ऑफ इंडिया 53, दोनों में लॉसेस हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखा जाए तो थोड़ा सा अभी बैंक्स में यहाँ पे हमने एक गिरावट देखी, और उसी वजह से दोनों बैंक्स में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। मेरे हिसाब से फेडरल बैंक की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो रुकना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस के साथ रुकना चाहिए। तो 48 का स्टॉप लॉस लगाने की मैं इनको सलाह दूंगी। तो मैम आप 48 की स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल वेट कर सकती है फेडरल बैंक में। पॉसिबल टारगेट इसमें रह सकता है 58 का, ऑल्दो आपकी कॉस्ट प्राइस से नीचे का मैं टारगेट दे रही हूँ, लेकिन अगर 58 के ऊपर भी इसने सस्टेनेबल क्लोज किया तो हो सकता है आपकी कॉस्ट प्राइस भी देखने को मिले। तो स्टॉप लॉस 48 के साथ होल्ड करिए। बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो चार्ट्स पे जो अभी यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है वो इतनी एनकरेजिंग नहीं है, और उसी वजह से होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस 40 का रहेगा। इसमें अगर अपसाइड बना तो वापस से 60 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही सजेशन। इसके अलावा एक फेसबुक के जरिए सवाल आया है रवि का मुंबई से। टाटा मोटर्स काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है, बिल्कुल बॉटम पर 55 के प्राइस पर, 400 शेयर्स है, क्या करें? प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी, काफी बढ़िया लेवल्स पे बाइंग करी हुई है। बिल्कुल अगर लंबा होराइजन रखते हैं तो पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं, लेकिन चाहे क्योंकि शेयर मार्केट है वॉलेटाइल रहता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। 1/4 ऑफ द पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें। काफी ज्यादा स्टॉक यहाँ दौड़ चुका है इनके लेवल से, रिमेनिंग 1/4 को एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा 105 के 120 के आसपास। तो 120 की रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। आगे जाते हुए हमें जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 160 से 170 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है टाटा मोटर्स पर, 150 के आसपास इसकी हुई है क्लोजिंग। चलिए फिलहाल इतने ही सवाल करेंगे शो में शामिल। कोई डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगी आस्था?
आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है क्लाइंट्स को इनमें हमने रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। धन्यवाद। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नई खबरों को लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।